अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत गंभीर मामले पे आपने ये सदन बुलाया। राजेंद्र गौतम जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मामला कॉलिंग अटेंशन रूल 54 के अंदर उठाया। और राजेंद्र गौतम जी के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जब भी इनके एरिया में मैं गया हूँ, ये उस अस्पताल के अंदर आए हैं और इनको उन अस्पतालों के बारे में अच्छी खासी जानकारी रही है। कई बार पत्रों के माध्यम से भी इन्होंने सरकार को उन अस्पतालों की कमियों के बारे में अवगत कराया है। और बहुत सारे विधायक साथी यहाँ पे बोले, संजीव झा जी बोले, महेंद्र गोयल जी बोले, राखी बिरलान बोली, सब लोगों का बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, ये मामला करीब 2 महीने से भी ज़्यादा पुराना मामला है। करीब जनवरी के अंदर इस तरीके का फीडबैक आने लगा था कि अस्पतालों में दवाइयों की कमियां हो रही है। ये भी फीडबैक आ रहा था कि मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट जो थे वो बंद कर दिए गए हैं। और इस विषय के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी चिंता जताई थी, कई बार मुझे कहा, और मैंने इस विषय में खुद पता किया। स्वास्थ्य सचिव से बात हुई, डिपार्टमेंट में कई बार बात हुई, कई बार डायरेक्शंस मौखिक दी गई, और अंततः जब इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी तो जो हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी होते हैं, नरेश कुमार जी मुख्य सचिव हैं, उनको मैंने 12 फरवरी 2024 को रिटन डायरेक्शन दी कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में दवाइयों की कमी हो रही है, लिहाजा इस पर कार्रवाई करें। क्या दवाइयों की कमी है, हाँ या ना? अगर है तो इसके लिए आपका क्या प्लान है, टाइमलाइन के साथ मुझे सबमिट करिए। क्या टेस्ट बंद हो गए हैं मोहल्ला क्लिनिक्स में जो टेस्ट हुआ करते थे? यदि हाँ तो इसका प्लान सबमिट कीजिए कि कैसे शुरू होंगे। ये मैंने उनको कहा, उनकी तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया हुई नहीं, कोई जवाब उनके पास मेरे पास आया नहीं। मैंने दोबारा उनको 4 मार्च को फिर लिखा यही बातें कि क्या दवाइयों की कमी है, हाँ या ना? क्या टेस्ट बंद हो गए हैं, हाँ या ना? हो गए हैं तो इसका प्लान दीजिए। उनकी तरफ से कोई प्लान मेरे पास नहीं आया। उसके बाद मैंने 18 मार्च को दोबारा उनको रिटन डायरेक्शन दी कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और मुझे लग रहा है उसी के आसपास राजेंद्र गौतम जी ने भी यहाँ पे रूल 54 लगाया। और उसके बाद मैंने दोबारा उनको फिर 19 मार्च को लिखा कि भाई ये रूल 54 के अंदर डिस्कशन है, आप सुबह सुबह विधानसभा आइएगा, मुझे ब्रीफ कीजिएगा और यहाँ पे उपलब्ध रहिएगा। आज उन्हें उपलब्ध होना चाहिए था, वो आज उपलब्ध नहीं है, ये भी दुख की बात है, उन्हें होना चाहिए था। मैंने उनको रिटन डायरेक्शन दी थी कि उनको उपलब्ध होना है। बहरहाल अध्यक्ष जी, समस्या ये है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक तय षड्यंत्र के तहत दवाइयों की कमी की जा रही है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे इस विधानसभा के अंदर। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में, डिस्पेंसरियों में दवाई लाने का एक तय तरीका है। एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी नाम की एक सीपीए है जिसका काम है कि वो टेंडर करती है दवाइयों की, और वो दवाइयाँ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर उपलब्ध कराई जाती हैं। ये टेंडर हर साल किया जाता है। आपको और सदन को हैरानी होगी, और जो पत्रकार इसको सुन रहे होंगे उनको हैरानी होगी, सीपीए का टेंडर जो 2023 में किया गया, वो लगभग 1 साल तक उस टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया गया। उसके अंदर बिड आ गई थी, 1 साल तक उस टेंडर को फाइनलाइज नहीं किया गया। और फिर 1 साल जब बीत गया, जाहिर सी बात है, जब 1 साल का टेंडर है, एक कंपनी ने 1 साल के लिए अपने रेट दिया है कि इस 1 साल में हम ये अमुक दवाई इस रेट में देंगे। जब वो 1 साल पूरा हो गया तो वो रेट अब बढ़ाएगी या घटाएगी? तो वो टेंडर खत्म हो गया और अब मार्च में दोबारा टेंडर किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक तय षड्यंत्र के तहत किया गया कि जब सीपीए का टेंडर ही नहीं होगा तो दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी। जब दवाइयां उपलब्ध ही नहीं होंगी
तो क्या अरविंद केजरीवाल कर लेंगे, क्या सौरभ भारद्वाज करेंगे? नहीं है दवाइयां, नहीं है। मैंने बार बार लिखा है कि ये टेंडर किसकी गलती की वजह से, किन अधिकारियों की गलती की वजह से नहीं हुआ, उन दोषियों का नाम बताया जाए। उसके ऊपर मुझे अभी तक कोई नाम नहीं दिए गए कि ये लोग हैं जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये टेंडर नहीं दिया या इन्होंने टेंडर नहीं होने दिया। अब अगर सीपीए के जरिए दवाइयां नहीं आती हैं तो उसके और कुछ ऑल्टरनेटिव तरीके हैं कि इन जरियों से आप दवाई ले सकते हैं। उसको मोटे तौर पे कह सकते हैं लोकल परचेज या अस्पताल लोकली अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट से दवाई ले ले। मैंने जितने भी अस्पताल हैं सभी के जो एमएस और एमडी हैं उनकी मीटिंग बुलाई 1 मार्च 2024 को, और उसके बाद दोबारा उन सबकी मीटिंग बुलाई मैंने 11 मार्च 2024 को, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बताया कि जो लोकल परचेज और जो रेट कॉन्ट्रैक्ट से भी दवाइयां ली जाती हैं उसके विषय में भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे सर्कुलर निकाल दिए हैं जिससे प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दवाइयां आए। यानी कि कुल मिला के पूरा का पूरा षड्यंत्र इस तरीके से किया गया, एक योजना बनाई गई कि दिल्ली के अंदर अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध ना हो। अब अध्यक्ष जी, हम सब तो लोग यहाँ पे समृद्ध लोग हैं, सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं भी मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं से ले लोगे, खरीद लोगे। और मैं मानता हूँ कि चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो एलजी हो, इनमें से कोई भी आदमी सरकारी अस्पताल की दवाइयों पे आश्रित नहीं है। ये लोग समृद्ध लोग हैं। मगर अध्यक्ष जी, ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी बीमारियों के लिए और दवाइयों के लिए सिर्फ और सिर्फ मोहल्ला क्लिनिकों पे, डिस्पेंसरियों में और इन अस्पतालों पे आश्रित हैं। उनके पास और कोई सहारा नहीं है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बाजार से दवाइयाँ खरीद लें। और मैं ये बात सिर्फ खांसी जुकाम की नहीं कर रहा अध्यक्ष जी, किसी को किडनी की बड़ी गंभीर बीमारी है, जब तक दवा चलेगी तब तक सांस चलेगी, दवा बंद, कुछ दिनों में गुजर जाएगा आदमी। अपना पूरा पूरा परिवार चलाने वाले लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लिवर का कोई गंभीर समस्या है, किडनी की गंभीर समस्या है, न्यूरो डिसऑर्डर है, और उनका पूरा का पूरा परिवार इस चीज पे आश्रित है कि उनको सरकारी अस्पतालों से, मोहल्ला क्लिनिकों से दवाइयां मिलती हैं। अगर ऐसी जगह आप दवाइयां बंद कर देंगे तो अध्यक्ष जी आप सोचिए, जो लोग बीमार हैं वो गंभीर बीमार होंगे, जो लोग गंभीर बीमार हैं हो सकता है भगवान ना करे उनकी मृत्यु भी होगी। उनका दोषी कौन होगा? कोई तो दोषी होगा। आप कहते हैं कि कोई भी चीज गलत हो जाए तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होगा। हमारे वकील साहब बैठे, मदन लाल जी हैं, राजेंद्र गौतम जी हैं, मैं अपने वकील साथियों से जानना चाहूंगा, कहा जाता है वेरेवर देयर इज एन इलीगैलिटी देयर इज अ रेमेडी, कानून में उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दवाइयां उपलब्ध ना होने की वजह से कोई आदमी गंभीर बीमार पड़ेगा, कोई आदमी मरेगा, क्या इसके लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए किसी का? किसी के ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। हो सकता है पुलिस दर्ज ना करे, हम कंप्लेंट देंगे, पुलिस दर्ज नहीं करेगी, हम 156(3) में जाएंगे, हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस बार हम ऐसे खाली नहीं बैठने वाले हैं। मुख्य सचिव और हेल्थ सचिव के नाम पे मुकदमा दर्ज करवाऊंगा मैं इस चीज के लिए। अगर किसी के लिए भी जो है ऐसे नहीं जाने देंगे। बहुत कर लिया हमने बहुत कर ली लिखत पढ़त। जो है बार बार एलजी साहब को लिखा जा रहा है कि आपके मुख्य सचिव और आपके स्वास्थ्य सचिव जानबूझ के दवाइयों की कमी को छिपा रहे हैं। अब अध्यक्ष जी आगे का मामला क्या है? पहली बात तो यह है कि दवाइयों की कमी है। मैंने 27 मार्च को यहीं पे विधानसभा में, हमारा हाउस था, उसके लिए बुलाया। जिस दिन हाउस था 27 होगा या 28 होगा, सुबह सुबह मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मेरे कमरे में 10 बजे मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि किसी भी सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयों की कमी नहीं है, दवाइयां उपलब्ध हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ अध्यक्ष जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, वरना मैं खुद ही जाके जो है इंस्पेक्शन कर लेता, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से मैं जो है अफसरों के साथ अस्पतालों के निरीक्षण में नहीं जा सकता था। मैंने एलजी साहब को पत्र लिखा इस बारे में कि मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव मुझे मिसलीड कर रहे हैं, मुझे गुमराह कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर रहे हैं
कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा सरकार को गुमराह करने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उपराज्यपाल ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे यह समझ में आता है कि जो मुख्य सचिव कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य सचिव कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, उपराज्यपाल शामिल है इसके अंदर। अगर उपराज्यपाल शामिल नहीं होते तो अब तक उपराज्यपाल इस पर कार्रवाई करते। उपराज्यपाल उल्टा मेरे को जो है एक राजनीतिक चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, आपको सीधी सीधी बात पूछिए कि मुख्य सचिव इज मिसलीडिंग, ही इज मिसलीडिंग द गवर्नमेंट अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। अब मैं इन्हीं पे आ रहा हूं। अब अध्यक्ष जी, आज हाउस है, संजीव झा जी ने खुद अपने बुराड़ी अस्पताल की पर्चियां पढ़ी इस हाउस में। हमने पूछा आज की है, कल की है, आज की पर्चियां हैं। मरीजों का नाम भी बताया, डॉक्टर का कमरा नंबर भी बताया, दवाइयां नहीं है। महेंद्र गोयल जी ने तो इतनी लंबी लिस्ट दे दी बीएसए हॉस्पिटल की, इतनी लंबी लिस्ट दे दी 148 दवाइयों की, और वो कह रहे हैं कि अवेलेबल हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब अध्यक्ष जी, मैंने अस्पतालों में सुबह सुबह जब मुख्य सचिव मेरे यहाँ आए, 10:30 बजे तक यहाँ थे मेरे कमरे में, 11 बजे से हाउस था, तो मैंने एक दो लोगों को कहा, मेरे घर के पास मालवीय नगर हॉस्पिटल है, कि भाई जाके देख के आओ, जो मरीज है उनके पर्चे ले लो। अध्यक्ष जी, बदमाशी इस हद तक है कि डॉक्टरों को यह कहा गया है जो दवा उपलब्ध ना हो वो लिखो ही मत। आप सोचिए, वो दवा, जो दवा उपलब्ध ना हो उसके बारे में जिक्र ही मत करो, ताकि ये चीज पर्चे पे ना आ जाए कि दवाई उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि 27 तारीख को मुख्य सचिव ने मुझे लिखित पे दे दिया कि सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, और मैंने इसके लिए उपराज्यपाल को खत लिख दिया कि क्योंकि मुझे झूठ बोला गया, सरकार को झूठ बोला गया, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाएंगे। अब तो अध्यक्ष जी, ये मालवीय नगर का पर्चा आप देख सकते हैं, मैंने हरा लगाया है, ये उपलब्ध नहीं है। मरीज का फोटो भी लिया है इसमें, ये देखिए, ये उपलब्ध नहीं है। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, ये उपलब्ध नहीं है। मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, ये उपलब्ध नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, 2 दवाइयां उपलब्ध नहीं है। 3 में से 1 दवाई उपलब्ध नहीं है। 3 में से 1 दवाई उपलब्ध नहीं है। लोकनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर आशीष गोयल, लोकनायक हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 में से 2 दवाई उपलब्ध नहीं है। आज की है अध्यक्ष जी। ये लोकनायक हॉस्पिटल, 3 में से 2 उपलब्ध हैं, 1 उपलब्ध नहीं है। लोकनायक जीबी पंत हॉस्पिटल, 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 उपलब्ध नहीं है। और ये खूब है अध्यक्ष जी। मैंने आज मुख्य सचिव से पूछा कि इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी है आज, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक खबर छपी है, और छोटी मोटी खबर नहीं है, 5 कॉलम की खबर है, जिसके अंदर कई अस्पतालों का हमारा जिक्र है कि वो कह रहे हैं कि इन अस्पतालों के अंदर कंज्यूमेबल्स और दवाइयां उपलब्ध नहीं है। मुख्य सचिव कहते हैं स्वास्थ्य सचिव को, इस अखबार को नोटिस दे दो। कमाल है। मुख्य सचिव का जवाब यह है, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि आपके 3 अस्पतालों में उन्होंने दौरा किया, वहां दवाइयां उपलब्ध नहीं है। मुख्य सचिव का जवाब यह है स्वास्थ्य सचिव को कि इस अखबार को नोटिस दे दो। कमाल हो गया, शूट द मैसेंजर, है ना। इसको भी नोटिस दे दो, संजीव झा को भी नोटिस दे दो, महेंद्र गोयल को भी नोटिस दे दो, एक मुझे भी दे दो, और एक राखी बिरला को दे दो। अध्यक्ष जी, कहां जा रहा है ये देश? मतलब क्या बना के छोड़ेंगे हम इस चीज को? मेरे पास जब वो 27 तारीख को आए, मैंने मुख्य सचिव को कहा, देखिए ये लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, दवाइयां उपलब्ध नहीं है, ये एक सीरियस मामला है, लोग मर जाएंगे, आप सोचो उनके बारे में। कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब क्या किया जा रहा है, जो महेंद्र गोयल जी बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि लोकल परचेज कर ली, मगर लोकल परचेज सिर्फ जो मरीज उस अस्पताल में एडमिट है उसके लिए किया जा रहा है। जो ओपीडी का पेशेंट है उसके लिए लोकल परचेज नहीं होता है, करते ही नहीं है अस्पताल,
क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती है वो दवाई। सीपीए की दवाई सस्ती पड़ती है, लोकल परचेज की महंगी पड़ती है, मगर सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। फिर मैंने आज जो रिपोर्ट लाए थे, मैंने उसमें बोला कि मोहल्ला क्लिनिकों की तुम्हारी रिपोर्ट में ही लिखा है कि 50% दवाइयां अवेलेबल नहीं है, 40% दवाइयां अवेलेबल नहीं है, तो कह रहे नहीं साहब इनका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कमाल है, ये कैसे संभव है? अगर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो इनको क्यों नहीं दी गई दवाइयां? और अध्यक्ष जी, ये जो दवाइयां कुछ दिनों में उपलब्ध भी हुई हैं, 15 दिनों में, ये भी इस दिल्ली विधानसभा की वजह से है, जिसकी वजह से दवाइयां उपलब्ध हो गई। अध्यक्ष जी, अगर आप ये सेशन ना बुलाते और राजेंद्र गौतम जी ये नियम 54 के अंदर इस असेंबली के अंदर ये डिस्कशन ना बुलाते, तो आज मर रहे होते लोग दिल्ली के अंदर हाहाकार मच गया था, दिल्ली के अंदर त्राही त्राही हो जाती, जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया था। और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हाउस को गुमराह करने के लिए ये रिपोर्ट दी गई है। तो मैंने दोनों रिपोर्ट अध्यक्ष जी आपके सामने रख दी। अफसरों की रिपोर्ट, मुख्य सचिव की और स्वास्थ्य सचिव की रिपोर्ट ये है कि सभी दवाइयां सभी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों में उपलब्ध हैं। जो उपलब्ध नहीं है उनकी जगह जो है ऑल्टरनेटिव उपलब्ध है, यानी कि दवा सबको मिलेगी। और जो मेरे विधायकों की रिपोर्ट है, अखबार की रिपोर्ट है, मैंने जो पता किया वो रिपोर्ट है, वो ये है कि अभी भी दवाइयों की कमी है। अब मुझे नहीं मालूम कि मंत्री के तौर पे मुझे कौन सी रिपोर्ट रखनी चाहिए। मैंने दोनों रिपोर्ट आपके सामने रख दी और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने उठाया। एक और अध्यक्ष जी मैं बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ दिनों पहले, क्योंकि अध्यक्ष जी इस विधानसभा को मालूम होना चाहिए, कुछ दिनों पहले 31 जनवरी 2024 को बीएसए हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल्स के साथ एक हमारा मेडिकल कॉलेज अटैच है। उस मेडिकल कॉलेज की 2 छात्राओं का वाइवा था, प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है वो था। उस टेस्ट के अंदर एक प्रोफेसर ने, जिन्होंने उनका वाइवा लिया, उन्होंने उनके साथ कई सारी ऐसी बातें कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उनको महिलाओं के गुप्तांग के विषय में खास तौर पे बातें पूछी गई। मैंने पूछा उनके दूसरे जो थे वहां पे वार्डन थे, क्या जिस सब्जेक्ट का वाइवा हो रहा था उसमें महिलाओं के गुप्तांग के विषय में सब्जेक्ट है? उन्होंने बोला उसका लेना देना नहीं, वो तो फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसके अंदर उस चीज का कोई लेना देना नहीं। उन बच्चियों से ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए, उनको छूने की कोशिश की गई, उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया। और ये साधारण बच्चियां नहीं अध्यक्ष जी, एमबीबीएस की बच्चियां हैं। आप सोच सकते हैं अगर बीएसए कॉलेज के अंदर एमबीबीएस में आ रही है तो वो इंडिया की टॉपर लड़कियां हैं, सबसे अव्वल लड़कियां हैं वो। एक लड़की हरियाणा की थी, एक लड़की यूपी की थी। उन बच्चियों ने 31 जनवरी को ही कंप्लेंट की इस विषय में कि हमारे साथ ये किया गया। खैर, उनको कहा गया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना दी गई। उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने कुछ किया नहीं। उनके ऊपर दबाव बनाया गया अस्पताल की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। उन लड़कियों को एक झूठे आरोप के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। उनके मां बाप को बुला के धमकाया गया कि आपका करियर खराब कर देंगे आपके बच्चों का, कंप्लेंट आप वापस लीजिए। वो बच्चियों ने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली अध्यक्ष जी, और उसके 20-21 दिन बाद उन्होंने पुलिस के अंदर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा दी। कॉलेज ने नहीं दर्ज कराई, उन बच्चियों ने, दोनों बच्चियों ने इंडिविजुअली अलग अलग जाके अपनी एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उनको लगा कि कॉलेज से, प्रशासन से उनको न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। ये मामला पूरा फरवरी बीत गया, आधा मार्च बीत गया। मुझे याद है 18 मार्च को ये मामला सोशल मीडिया के संज्ञान से, मेरे संज्ञान में मेरे सेक्रेटरी लाए कि ऐसा ऐसा कुछ बीएसए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मैंने पता किया, फोन कराया मेडिकल कॉलेज के अंदर कि इन बच्चियों को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूं। कॉलेज की तरफ से कहा गया नहीं नहीं, इनके एग्जाम है, ये नहीं मिल सकती। मैंने दबाव डाला, मैंने कहा कोई बात नहीं, कार का इंतजाम करो, वो आए अपने वार्डन के साथ, मैं एक बार मिलना चाहता हूं। मैं चाहता था देख जी एक बार देखा जाए कि मामला क्या है। वो बच्चियां अपनी 2 सीनियर्स के साथ और अपनी वार्डन के साथ मेरे यहाँ आई।
उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई। और अध्यक्ष जी, सच और झूठ में फर्क अलग नजर आता है। ऐसा नहीं है कि जो झूठ बोल रहा है, जो सच बोल रहा है, उसके अंदर समझ में ही नहीं आ रहा आपको कि क्या सच है क्या झूठ है। और दो बच्चियां एक ही प्रोफेसर के बारे में बोल रही हैं और दोनों बच्चियां टॉपर लड़कियां हैं, वो क्यों बोलेंगी किसी के विषय में? मैंने प्रिंसिपल से बात की फोन पे, प्रिंसिपल प्रोफेसर की तरफदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं सर आप नहीं जानते, लड़कियां बहुत जो है तेज हैं, इन लड़कियों ने फोर्जरी की है, मैं इन लड़कियों के ऊपर एक जो है इंक्वायरी बिठा रखी है। मैंने कहा कमाल ही हो गया, सोचिए आपने, और किस चीज की इंक्वायरी? मैंने कहा क्या फोर्जरी हुई है? वो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां सर पढ़ती हैं, पूरे दिन पूरे रात पढ़ती हैं, तो एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो बच्ची अपनी जगह दूसरी जूनियर को भेज देते हैं कि भाई तू चले जा मेरा एडमिट कार्ड ले आ। तो एक बच्ची को उसने भेज के अपना एडमिट कार्ड मंगा लिया, उसके लिए फोर्जरी की इंक्वायरी कर दी उन बच्चों के ऊपर, ताकि वो जो है वो मुकदमा वापस ले ले। और मैंने जब लिखित में पूछा, 18 मार्च को ही मैंने स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को लिखा, मैंने पूछा कि भाई 1.5 महीना हो गया, आपने ये मामला मुझे क्यों नहीं बताया? तो सुनिए अध्यक्ष जी क्या जवाब आता है। वो कहते हैं कि लड़कियों का जो मोलेस्टेशन है ये सर्विसेज का मामला है, इसलिए एलजी के अधीन आता है। मतलब मोलेस्टेशन भी अब सर्विसेज का मामला हो गया। मोलेस्टेशन सर्विसेज का मामला है, इसलिए सीधा एलजी के पास आता है, इसलिए मंत्री को हम नहीं बताएंगे। और मुख्य सचिव भी कह रहे हैं कि हां मंत्री को नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये सर्विसेज का मामला है। तो 1.5 महीने से एलजी क्या कर रहे थे, मैं एलजी से जानना चाहता हूं। आपका मामला है ना, आपका मुख्य सचिव, आपका स्वास्थ्य सचिव कह रहा है ये मामला सीधा आपके अधीन आता है, तो बताइए आपने 1.5 महीने तक क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया अध्यक्ष जी, कुछ नहीं किया, बैठे रहे इसके ऊपर। जब मैंने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को, तो मुख्य सचिव उल्टा तरफदारी कर रहे हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की। मैंने मुख्य सचिव से पूछा, 40 दिन होने को आए, 40 भी नहीं 50 दिन हो गए थे 18 तारीख तक, करीब 50 दिन होने को आए, आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ने अब तक रिपोर्ट ही नहीं दी। पुलिस ने चार्जशीट कर दी, आपकी इंटरनल कंप्लेंट्स की रिपोर्ट नहीं आई। तो मुख्य सचिव मुझे ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे नहीं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास 90 दिन का टाइम होता है। तो मतलब वो 90 दिन लेंगे इस छोटे से काम के लिए। और बार बार चिट्ठी करने के बाद खूब एलजी साहब ने बहानेबाजी बनाई। एलजी साहब ने बोला कि एनसीसी एसए की वजह से नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। कोई सस्पेंशन की रिकमेंडेशन एनसीसी एसए के पास नहीं थी इसकी, झूठ बोल रहे थे एलजी। जो आरोपी प्रोफेसर सलीम शेख हैं उनके विषय में कोई सस्पेंशन की रिकमेंडेशन, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 18 मार्च जब तक मैंने पत्र लिखा कोई उनकी सस्पेंशन की रिकमेंडेशन नहीं थी। झूठ बोला एलजी ने अपने पत्र में कि मुख्यमंत्री नहीं है इसकी वजह से नहीं हुआ। और कल या परसों जाके एलजी ने सस्पेंड किया उनको। अब कैसे कर दिया? अभी तक तो मुख्यमंत्री के बारे में कह रहे थे, अब आपने कर दिया। अब देखिए मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो व्यक्तिगत क्या करते हैं, मगर मुझे याद है महिलाओं के विषय में डंडा लेके एक महिला को मारने के लिए उनका फोटो खूब वायरल हुआ है, वीडियो है, डंडा लेके गुजरात में। ये चरित्र है और ज्ञान हमें दे रहे हैं। परसों जाके उस आरोपी प्रोफेसर का सस्पेंशन किया है इन्होंने, परसों जाके। एक पुरानी लिस्ट है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसको लेके घूम रहे हैं, कह रहे नहीं ये तो हमें सबके ट्रांसफर पोस्टिंग करने थे, उसमें वहां का प्रिंसिपल का भी ट्रांसफर हो जाता। अरे वो एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। तुमने कब भेजी? अभी भी चैलेंज कर रहा हूं मैं विधानसभा में एलजी साहब को। एलजी साहब दिखा दें 18 मार्च से पहले उन्होंने कब इस आरोपी प्रोफेसर की सस्पेंशन की सिफारिश भेजी, या उन लोगों की सिफारिश ये कह के भेजी कि ये मोलेस्टेशन केस के अंदर इन्वॉल्व है इसलिए इनका ट्रांसफर किया जाए। कब भेजी? दिखाएं एलजी। एक रूटीन के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लगा के वापस भेज रहे, नहीं ये तो ऐसे था ऐसे था। तो बहुत शर्म की बात है, तो बहुत छोटी और घटिया बात है। इतने बड़े पद पे बैठ के एलजी साहब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं।
बहुत शर्म की बात है। और जैसा संजीव जी ने भी कहा, महेंद्र गोयल जी ने भी कहा कि आपकी लड़ाई हमसे है, आप गरीब जनता को क्यों मारना चाहते हो इसके अंदर। तो मैं अपनी बात को विराम दूंगा अध्यक्ष जी, और दोबारा धन्यवाद दूंगा कि कई समस्याओं के बाद भी, कई बहानेबाजियों के बाद भी आपने ये सेशन रखा और इसके अंदर जो है बहुत अच्छी चर्चा हुई। और सब विधायक साथियों का धन्यवाद कि उन्होंने चर्चा के अंदर भाग लिया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।